हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बेटा आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास +1 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से आपके पेपर में आते हैं उसकी बात करेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस लिया है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें एमसीक्यू 1 मार्क्स के हम करेंगे और एसर्शन रीजनिंग भी करेंगे। और अगर कोई बच्चा बाकी क्वेश्चन सोल्व करता है, कहीं डाउट लगता है, तो चैट के थ्रू आप मेरे से पूछ लेंगे। उनको भी मैं या तो आपको चैट के थ्रू बता दूंगा या फिर बाद में आपको उसकी वीडियो बना के दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीओसी से बनते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा वो आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएससी नेम। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, पहले आप जो भी स्ट्रक्चर देखा उनको खुद बनाओ, जो वो कह रहा है वैसे बनाओ, और उसका नोमेनक्लेचर देखो क्या सही है कि गलत है। तो पहले कोई देखना पड़ेगा, हमें देख के तो जल्दी पता चलता नहीं। हेप्टेन है तो क्या है 7 कार्बन, आपने बना लिया फटाफट में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 पे इथाइल लगा दो, CH2CH3। 4 पे डाई मिथाइल लगा दिया जी, और हेप्टेन। अब इसको आप अगर खुद नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, इस कंपाउंड का, तो बेटा क्या आएगा बताइए, यही आएगा कि डिफरेंट आएगा। इसका नोमेनक्लेचर यही आएगा, यानी इसका पहला ही आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। यानी 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। वो बाय चांस की बात है कि पहले नंबर पे आ गया। अब दूसरे को देखे बना के, क्या कह रहा है, हेप्टेन 7 कार्बन है, बना लिए जी आपने। उसके बाद क्या कह है, 4 डाई मिथाइल। अपने हिसाब से हम नंबरिंग कर लेते हैं, जब इस तरह ना दिया हो तो खुद करना पड़ता है। अब 4 पे कह रहा है 4 डाई मिथाइल, और 3 पे कह रहा है इथाइल CH2CH3। अब बताओ क्या ये सही है कि गलत है। अब ये गलत है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो आप इसे चूज करोगे। इसके अकॉर्डिंग 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल, जो कि ऊपर वाला ऑप्शन है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह आप बना के देखेंगे तो केवल एक ही आपका आएगा, दैट्स वाई योर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं आईयूपीएससी नेम। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं फटाफट में। यहाँ बस कंफ्यूजन ये होती है, कई बच्चे सोचते हैं 2 कीटो ग्रुप और एक अल्कोहल आ गया, मगर ऐसा नहीं है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है, कीटोन है। तो हम अगर नंबरिंग कर ले इसकी, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब इतना देख लो, कीटो की फॉर्म में आपके आंसर दे रखे हैं कि ऑक्सो की फॉर्म में दे रखे हैं। क्योंकि ऑक्सो दे रखा था, हम ऑक्सो के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे, तो 4 ऑक्सो। ठीक है ना, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 पेंटेन और 1 ओइक एसिड। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा, तो लास्ट आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक तो आप देख रहे हैं कि नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी के ऊपर एमसीक्यू एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड अगेन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब नंबरिंग कहाँ से करूँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे सर ऐसे कर सकते हैं, फिर कोई कहेगा नीचे से कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन बन रहे हैं, मगर एग्जैक्ट कौन सा है, जो मैंने कर रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से साइड चेन की जो पोजीशंस आ रही हैं वो नज़दीक आ रही है, 1 पे 2 पे 4 पे। अगर यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, 3 पे, फिर 4 5 6, फिर 6 पे, दैट इज रॉन्ग। तो जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। इसलिए आपका नोमेनक्लेचर यहाँ से होगा। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर मिथाइल आता है MN, पहले M आता है, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप अपने दिमाग में देख लीजिए, क्योंकि मेरे को इसको ऊपर करते ही सारा डिलीट हो जाएगा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2। अच्छा ऊपर वाले को देखो, कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल, सब कुछ वही है, क्या गड़बड़ है, अल्फ़ाबेटिक पैटर्न गलत है खाली। कह रहा है 1 क्लोरो 2 पे नाइट्रो 4 पे मिथाइल, सही है, मगर अल्फाबेटिकली M पहले आता है N बाद में, इसी के बेस पे आपका MCQ चेंज हो गया। ठीक है ना, तो बड़ी बारीकी से क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में आप डाल लें। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन मार्क्ड विद एस्टर्स, क्या बोलते हैं इसे यार,
एस्टेरिस्क है, एस्टेरिस्क तुम्हें कौन सा आता है, तुम भी मेरी तरह नालायक ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कार्बन एटम। एडिटिंग बड़ी खतरनाक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन मार्क्ड विद स्टार। अब यहाँ पे आप स्टार देखिए, कार्बन मार्क जैसे एक तो यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो sp3 होता है, डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो sp होता है। यहाँ पे 25% एस करेक्टर होता है, इसमें 33% एस करेक्टर होता है, इसमें 50% होता है। और मैंने आपको पहले भी क्लासेस में रूल बता रखा है, हाइयर इज द एस करेक्टर हाइयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्डेड। अब यहाँ पे देखिए स्टार वाला कार्बन किस में ट्रिपल है, ये रहा, तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। आई बात समझ। किस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। एमसीक्यू मत सोचिए कि भी इस टाइप के आएंगे। पैटर्न में टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन मान लो यही देना है, लैंग्वेज चेंज करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। एल्कोहल करता है, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ईथर। एल्डिहाइड, कीटोन। एल्काइल हैलाइड नहीं। तो दैट इज योर आंसर थर्ड। साइनाइड का क्या हो जाता है, आइसो साइनाइड। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड। ये नहीं करना केवल आंसर याद कर लिए, चीज़ों को समझ के चलना है। क्यों, एग्जामिनर क्या करेगा, इनके नंबर आगे पीछे कर देगा। अब किसी ने याद कर रखा है फिफ्थ का थर्ड, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को समझ के चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी थोड़ा सा लेवल आ गया, कई बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करते हैं। क्या कह रहा है, द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है ना। दीज आर जनरली इनसोलुबल इन वाटर, ये वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इनसोलुबल होते हैं, बट मिसिबल विद वाटर वेपर इन वेपर फेस। मगर जब वाटर के वेपर बनते हैं यानी स्टीम के साथ, जो एसेंशियल ऑयल है वो सोलुबल है। ठीक है। ए सुटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल फ्रॉम फ्लावर इज। अब फ्लावर में से मुझे उन एसेंशियल ऑयल को बाहर निकालना, जैसे सनफ्लावर हो गया, एसेंशियल ऑयल को बाहर निकालना, तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस पेपर और स्टीम डिस्टिलेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। क्योंकि जो स्टीम है उसके अंदर क्या है, आपका एसेंशियल ऑयल क्या है, सोलुबल है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कह रहा है, ये देखिए किस टाइप से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और आपका डेली लाइफ में कैसे केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, वो भी आपको यहाँ देखने वाला है। वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हेयरिंग ऑफ ए कोर्ट केस जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हैड बीन कैरिड आउट। कि भाई डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। कहता कैसे पता चलेगा भाई, कि आस्क द फोरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक द इंक यूज टू डिफरेंट प्लेसेस, अकॉर्डिंग टू यू विच टेक्निक कैन बी गिव द बेस्ट रिजल्ट। अब मान लो हमारे पे एक डॉक्यूमेंट है, एक 10 साल पहले साइन हुए हैं, अब किसी ने उस डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करके अब 10 साल बाद किसी और से साइन करवा दिए सेम। अब जज को क्या हो गया भाई, शक हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो किस मेथड से इसको चूज पता करेगा कि ये सही है कि गलत है। तो उसके लिए कौन से मेथड है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आपका इस्तेमाल जो होगा वो क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है ये स्मॉल अमाउंट के लिए होती है, स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ दी होती है तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अभी इंक काफ़ी स्मॉल अमाउंट में है, उसके अंदर जो कंपोनेंट है पहले कुछ और होंगे बाद में कुछ और होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, सोलबिलिटी, वोलेटिलिटी। तो आपका आंसर होगा पार्टीशन। कौन सा होता है, पार्टीशन। क्योंकि जो दो कंपोनेंट होते हैं पेपर पे उनकी जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, तो पार्टीशन के बेस पे हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सेकंड। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9।
अब ये काफ़ी यानी कि यहाँ पे दिमाग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। सबसे कम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे पहले स्टेबल होगा हाईली उसको देखेंगे। अब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके हिसाब से कौन है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? देखिए बेटा, कार्बोकेटाइन के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर उस चार्ज को कम कर रहा है, कल की लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फैक्टर किसी चार्ज को कम करता है तो उसको स्टेबल बनाता है, और अगर कोई फैक्टर उसके चार्ज को बढ़ाता है तो उसको अनस्टेबल बनाता है। अब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ प्लस चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ बात करें, यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मिथोक्सी ग्रुप है ये एक एडिशनल इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ देखे तो क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्यों, इसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज अगले पे है, तो ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे चला जाएगा, नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। मगर अब ये मिथाइल ग्रुप क्या, जब कोई फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। देखिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो इंडक्टिव में माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों लग रहे हैं तब हम रेजोनेंस इफेक्ट को प्रीडोमिनेंट मानते हैं, और मान लो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को मानते हैं। अब यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट लिया जाएगा मिथोक्सी का, मगर यहाँ पे मैं इसका माइनस आई इफेक्ट नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं इसका क्या ले रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट ले रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सी स्पीसीज होगी, सेकंड। फिर कौन होगा, फर्स्ट, और लास्ट में सबसे अनस्टेबल कौन है, ये, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग गया। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन के केस में प्लस इफेक्ट होगा उतना वो स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी। कार्बोकेटाइन के केस में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी वो स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएगी। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राइट करेक्ट आईयूपीएसी नेम। अब ये दे रखा है, यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है कि जनरली बच्चा फटाफट में ये कर देता है। ये एनटीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, इवन अब तो बंद हो गया एनटीएससी, मगर उसमें भी क्वेश्चन आया था। इस ग्रुप को क्या कर देते हैं, खोल देंगे। क्यों, इथाइल ग्रुप अगर सेकंड पोजीशन पे आता है तो हम उसे ओपन कर देते हैं। तो आप इसे जो ओपन करेंगे ना बेटा, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन अब कितने की हो जाएगी, 6 मेंबर्ड, 1 2 3। अब 3 और 4 पे डाई मिथाइल हेक्सेन, इसलिए आपको ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा। और जल्दीबाजी में बच्चा क्या कह देता है, 2 3 डाई मिथाइल, और वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल, 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना, वो यहाँ पे दे रखा है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस टाइप से नहीं करना आपने, ठीक है, वैसे तो ये गलती है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर पे चल लेते हैं हम फटाफट में, 11। फिर आपको आगे यहाँ पे फिर दिमाग लगाना है। ये रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं है, किसी बच्चे ने रट्टे मार रखे हैं सोल्व कर देगा, नहीं, ये आपने समझ रखा है तभी आप कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन मार्क्ड विद स्टार इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, या इस वाले पे? अब पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, देखिए CH3CH2Cl। अब Cl आपको पता है क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली डबल पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो क्लोरीन है और ब्रोमीन है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे भी आएगा, फर्स्ट में भी आएगा थर्ड में। अब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस केस में आएगा, फर्स्ट में या थर्ड में? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो इसलिए आपका आंसर फर्स्ट है। अब आप कहेंगे सर ये आपने इसकी बात क्यों नहीं की, बेटा यहाँ पे Mg पे क्या है, यहाँ पे Mg पे आपको क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये तो क्या करेगा, विड्रॉ, यानी Mg पॉजिटिव है, और यहाँ पे C क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे स्लाइटली डबल नेगेटिव होता है, तो इसकी तो इस कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल तुम्हें पता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना, ये इसके यहाँ पे पहली बात तो चार्ज सेपरेट हो गई नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, छोड़ो, प्लस प्लस की तो बात ही खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेट ही नहीं होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है।
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि Cl क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, यानी कार्बन पे ज़्यादा क्या क्रिएट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कह रहा है किस कंपाउंड पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको बताना है। कार्बन पे, कौन से वाले कार्बन पे, जिस पे स्टार लगा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल। हमें ये लाइन को बड़े ध्यान सुना, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो जितना ज़्यादा प्लस इफेक्ट होगा, जितना होगा उतना वो मोर स्टेबल होगा, ये बताया था। और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो अनस्टेबल होगा। ऐसा कब हम करते हैं, जब कार्बोकैटायन आते हैं। मगर इस केस में क्या है, एनायन आ गया। एनायन के केस में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब, जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये स्ट्रक्चर देखते ही जब मैंने ये लाइन बोली तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया, सर यहाँ पे 2 फ्लोरीन पड़े हुए हैं, यहाँ पे केवल एक ही फ्लोरीन है, यहाँ पे केवल एक ही क्लोरीन है, मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है, इसके आंसर आएंगे यहाँ पे। Okay, चलिए मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है 13। वो कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आपको पता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, CH3 CH पॉजिटिव CH3, या तो ये बनेगा या क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ 2 इंटरमीडिएट। अब वो कह रहा है इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसका नाम बताओ क्या है। तो ये कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा, कार्बो। आपका आंसर क्या होगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। तो इसके आंसर देख लें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बेनाइन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी। अच्छा, अब एक चीज़ और आ गई कि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में भी ऑप्शन क्रिएट हो गया। एक तो हमारा ये बना था और एक हमारा ये बना था, यही दो बने थे। अब इन दोनों में से मेन कौन बनेगा बताइए, आउट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी विच कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, तो सेकेंडरी। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कई बार बच्चा कार्बोकैटायन खाली देख लेता है, कार्बोकैटायन भी 2 टाइप के हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्या कह रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिशन in 2 different ways. The correct representation involving a heterocyclic fission of methyl bromide is, कौन सा सही है, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, ये सही है क्या, नहीं, क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सही है क्या, सही है। ये सही है क्या, ये भी। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा सही कौन सा है, एरो तो ये भी सही ये भी सही, मगर यहाँ जाने पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया, तो ये क्या है, गलत है। ये सही है क्या, वो दो दो इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा रहा है। ऐसे एरो का मतलब होता है मोशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे फिश हुक एरो दिया होता तब हम मान लेते, मगर ये एरो रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बड़े यानी कि डेप्थ में जाके चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में काफ़ी, मैं कहता हूँ नीट की कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जेई मेंस की बात कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और मुझे बताना है, द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड इन 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द अटैच अटैक ऑफ H पॉजिटिव एंड टू कार्बोनिल प्रोपोर्शन विच कैन शोन एज, ये दिए, इनमें से मुझे बताइए कौन सा अटैक सही है। पहला रिप्रेजेंटेशन सही है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन सही है, तीसरा कि सारे के सारे पॉसिबल है। दिमाग लगाइए, अभी जब जैसे पिछला किया उसी पैटर्न पे है।
कौन सा सही है आपके हिसाब से? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज एरो पॉजिटिव चार्ज से नहीं चलता। एरो हमेशा कहाँ चलता है? नेगेटिव चार्ज से, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? सेकंड, दैट इज द करेक्ट। ये दोनों तो गलती हो गई ना। एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग है। अब फटाफट में हम 4-5 एसर्शन रीनिंग है, उनको भी फटाफट में कर लेते हैं। देखिए बेटा, एसर्शन रीनिंग क्या होता है? एसर्शन रीनिंग में आपके पास चार एसर्शन रीनिंग में क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि भाई हम कहते हैं कि एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, एंड बोथ आर द एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर। दूसरा आता है हमारे पास भी पहला और दूसरा दोनों सही है, मगर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में हम कहते हैं पहला सही है, दूसरा गलत है, डी हो जाता है। फिर हम कहते हैं भी एसर्शन गलत है और रीजन सही है, तो डी हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास चार ऑप्शन है, उनमें से हमें बताना होता है। और सबसे मुश्किल जो पड़ती है इन्हीं में पड़ती है। अब वो क्या कह रहा है एसर्शन कि भाई सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी हेल्प इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन वन और बॉइलिंग पॉइंट 97 दे रखा है, और दूसरे का 56। अब इनमें क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लार्ज है, तो ये कौन से मेथड से डिस्टिंग्विश हो जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन। तो कहता है लिक्विड विद डिफरेंस मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है। तो जो ये पहला एसर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही हैं, और दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे ए आ जाएगा। आ जाओ। नहीं, 2 मिनट लगेंगे, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम्हारे मतलब की ये चीज़ चल रही है, आ जाओ। ऑर्गेनिक ही चल रही है। +1 की तुम्हें कौन सी आती है? सहेली नहीं आई तेरी? वो तो गई होगी शॉपिंग पे। तो 2 तरीके की होगी फेयरवेल अब। मेरे को 5 की सुन। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड जो है, ये +1 के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए, मगर आप भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा हो? एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कोनोनिकल फॉर्म्स। गलत है। यानी जितने कोनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो कहता है सबकी एनर्जी निकालो फिर एवरेज निकालो। वो कहता नहीं, सबकी जो एनर्जी का फ्रैक्शन होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा गलत है, इसका आंसर वो होना चाहिए था। दूसरा कह रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? जो आप 3-4 स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका मिक्सचर होता है। वो सिंगल स्ट्रक्चर से हम रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है। नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं बेटा, क्या कह रहा है वो? पैंट 1 इन एंड पैंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर। तो हमको पता ही है, पैंट 1 इन की बात करें हम तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और पैंट 2 इन की बात करें तो क्या हो जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। चेन आइसोमर ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंट चेन नहीं है। तो पोजीशन चेंज हो रही है फंक्शनल ग्रुप की, दैट्स व्हाई दिस इज द पोजीशन आइसोमर। तो कह रहा है पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों बातें क्या हैं? सही हैं, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? करेक्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। 58 में क्या कह रहा हो? all the carbon atom in CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको एक रूल सिखा रखा है क्या, कि अगर कार्बन के कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो हम कहते हैं sp3, डबल बॉन्डेड है तो हम कहते हैं sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है sp, और दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड है तब भी हम क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइज कहते हैं।
तो ये वाला कार्बन तो आपका sp2 हो गया, ये वाला कार्बन भी sp2 हो गया, मगर ये वाला कार्बन जो बीच में है वो क्या है, sp है। वो कह रहा है सारी sp2 है, यानी पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी आपकी। अब रीजन की बात करते हैं, इन दिस मोलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी पहला गलत है दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट में देख लेते हैं, क्या कह रहा हो। सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको कंट्राडिक्शनरी मिलेगा बहुत ज़्यादा, यानी इस क्वेश्चन को आप अलग 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 जगह पे अगर सर्च करेंगे तो उसके अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। इवन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आंसर है उसको भी मैं सही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि जो एसर्शन है इसका सही है, वो कह रहा है सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड। मगर ये जो आंसर दे रहे हैं इसके आंसर की पे जब जाएंगे आप, तो वो आंसर ये दे रहे हैं कि बोथ ए एंड आर आर नॉट करेक्ट। अब ये बात यहाँ पे नहीं बनती, यहाँ पे आना क्या चाहिए था कि ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, तो ये आपका आंसर आना चाहिए था, मगर ऐसा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है जो आप दे सकें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये वाली बात सही है, हम किस तरह करें, तो मैं इसको आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर जब आप जाएंगे बेटा, एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे सल्फर की जो एक्सटिमेशन है वो दे रखी है, और सल्फर की एक्सटिमेशन, इस मेथड को हम कैरियस मेथड को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करते हैं। और यहाँ पे बनता क्या है, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का फार्मूले का इस्तेमाल करके बेरियम सल्फेट की वजह से हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंडर ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। यहाँ पे देखिए दे भी रखा है स्टार्ट में, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनसीईआरटी ही इस बात को कह रही है, ठीक है। और एग्जाम्पलर में इसका आंसर क्या है आपका, सही नहीं दे रखा। तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था मैंने आपको बता दिया, इसे ठीक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक ऑप्शन और भी उठता है, कई बार होता है कि सर मान लो पेपर में यही 4 ऑप्शन आ जाएं तब क्या करें। आपने तो कह दिया कि ये पहला ठीक है ये गलत है। अब कई बुक्स में और कई जगह ये कहते हैं, हम उसको भी थोड़ा सा लेके चल सकते हैं, मुझे वो भी आंसर थोड़ा सही लगता है कि सल्फर इज सेपरेटली इजीली बाय द एटम मॉलिक्यूल्स गेट प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड। वो कहता है एक्चुअल में जो बेरियम सल्फेट है और जो बेरियम क्लोराइड बनता है साथ में, इन दोनों का मिक्सचर तो वाइट ही होता है, मगर इनके साथ जो अगर कुछ और इम्प्योरिटी आ जाती हैं तो ये हमें कैसा दिखता है, थोड़ा सा लाइट येलो दिखता है। तो हम अगर उस केस को मान के चले तो हम इसे सही भी मान सकते हैं रीजन को, और अगर इन दोनों को सही मानते हैं तो हमारा आंसर बनेगा बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये दोनों सही तो है मगर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह रहा है, यहाँ पे हमें कहना चाहिए था कि सल्फर की परसेंटेज को हम एस्टिमेट कर लेते हैं बाय द गिवन फार्मूला, तब उसका रीजन सही होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप सर्च कर सकते हैं अगर आप सर्च करना चाहें, मैंने नहीं तो आपको इसका अब आंसर आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आएगी, थोड़ा साइज वो कर देता हूँ मैं आपका हल्का सा रिड्यूस। तो क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन, और एसेशन क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। कहने का मतलब है कि आपके पास इंक और रेड और ब्लैक कलर की इंक है आपके पास, ब्लू कलर की, वो दोनों मिक्स होगी। अब मुझे रेड को अलग करना है और ब्लू को अलग करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, आप सबने पढ़ रखा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये सही है। और कहता है ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक देते हैं बेटा, रीजन क्या है देख लेते हैं। वो कह रहा है रीजन क्या है, द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स because paper selectively retain different component according to difference in their partition between two faces। तो एक तो आपका पेपर है और एक नीचे सोलवेंट है, जो पार्टीशन कोफिशिएंट है जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीड से, अगर रेड कलर की इंक है ब्लू कलर की इंक है, उन दोनों की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जिसके बेस पे हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें क्या है, सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बेटा मैंने जितने इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग है और जो एमसीक्यू
क्लास +1 के पेपर में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में इस टाइम पे हो रहे हैं, आते हैं, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। कहीं पे आपको कंट्राडिक्शन या कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।